इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, राइट। तो स्टार्ट करने वाले हैं ना हम लोग। इंफॉर्मेटिव थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है। ऑफ कोर्स इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी तो आप लोगों को पढ़ना ही है। बाकी हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूंगा क्लास में, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ाने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी रीड जरूर करना है यार। ठीक है, ठीक। देखो, इस चैप्टर में ना हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के पीछे कौन कौन से सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है, लाइक पॉल्यूटेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में जैसे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, राइट। तो ज्यादातर डिस्कशन तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में ही चलेगा ना, एयर पॉल्यूशन के बारे में ही चलेगा। एंड पॉल्यूटेंट्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है थोड़ा बहुत। एंड पॉल्यूशन से क्या क्या अफेक्ट होता है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फिर उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो देखो, सबसे पहले पॉल्यूटेंट्स है ना। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स जो है ना बेटा, वो गैस, सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो सकता है। पॉल्यूटेंट जो है गैस, सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स जो है दो तरीके के हो गए। एक हो गया प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, एक हो गया सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के एग्जांपल हो गए नाइट्रिक ऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। एंड सेकेंडरी जो है उसका एग्जांपल हो गया PAN। PAN का फुल फॉर्म होता है पर एसिटाइल नाइट्रेट, परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन होता है पॉल्यूटेंट्स का, विच इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल एंड नेक्स्ट वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या मतलब है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का? बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जैक्टली, जो इजीली डिकम्पोज होता है ना, इजीली डिकम्पोज होने वाले, जैसे प्लांट लीव्स, राइट। प्लांट लीव्स हो गए, या फिर डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या है? जो या तो डिकम्पोज नहीं होगा, है ना, या तो डिकम्पोज नहीं होगा, या फिर वो बहुत स्लो डिकम्पोज होगा, राइट। बेटा स्मेल, स्मेल की वजह से, है ना, जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता, जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता, वो वेरियस टाइप ऑफ गैसेस रिलीज करता है। कोई भी, जैसे प्लांट लीव्स की बात मैंने की, डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स का आपको पता है ना। एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ एयर में ही नहीं यार, एयर में ही नहीं, सॉइल पोल्यूशन में भी हो सकता है, राइट। वेजिटेबल्स जो है, हाँ, कोई एनिमल जो है डिस्कार्डेड, कोई वेस्ट वेजिटेबल है जिसको किसी एनिमल ने खा लिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ना। मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा कि ये पोल्यूटेंट्स जो है ये सिर्फ एयर पोल्यूटेंट्स है, नहीं। इससे किसी भी तरह का पोल्यूशन हो सकता है, वेदर इट इज एयर पोल्यूशन, वाटर और सॉइल पोल्यूशन, इट मे बी एनीथिंग। दीज आर द पोल्यूटेंट्स। ओके, नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा? जो या तो इजीली डिकम्पोज नहीं होगा, या फिर बहुत स्लोली डिकम्पोज करेगा, राइट। एग्जाम्पल इसके DDT,
प्लास्टिक मटेरियल, राइट, हेवी मेटल्स, न्यूक्लियर वेस्ट, डीडीटी। बेटा ये तो मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए, व्हाट इज डीडीटी, भूल गए? डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो पोल्यूटेंट्स का लॉजिक समझा आप सभी को? पहले तो देखो ये पोल्यूटेंट्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन ना। ये सब वैसे लिखने का क्या है मतलब है, बहुत ही सिंपल है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, ठीक है बेटा। ये जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी वाला, ये इस बेसिस पे है कि जो पोल्यूटेंट्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, या फिर वो पोल्यूटेंट्स जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं बाय ह्यूमन बींग्स। हाँ ऐसे बोल सकते हैं। NO, SO2 प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में। हाँ बट पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये ऑलरेडी नहीं है ना, आपको किसी रिएक्शन में बनेगा, किसी प्रोसेस से बनेगा, एंड देन ये पोल्यूटेंट की तरह एक्ट करेगा। ओके चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आप इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, और पॉल्यूशन के पीछे पॉल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स के ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि ये गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन की बात की पहले मैंने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड SO2 NO2 हो गया, एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हो गया PAN, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मैंने बताया बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, जैसे प्लांट लीव्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, डिस्कार्टेड वेजिटेबल्स हो गए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो है जो या तो डिकम्पोज नहीं होगा, अगर हो रहा है तो बहुत स्लोली डिकम्पोज करेगा, जैसे प्लास्टिक हो गया, हेवी मेटल्स हो गया, है ना, न्यूक्लियर वेस्ट हो गए, ये सब। फिर मैंने बोला कि हम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में एयर, वाटर एंड सॉइल, ये 3 तरह के पोल्यूशन है। ज़्यादातर डिस्कशन एयर पोल्यूशन के बारे में होगा, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन के बारे में बहुत कम कंटेंट है, ठीक है, समझे? अब वही बोला मैंने, प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूशन का मतलब वही बोला मैंने बेटा। प्राइमरी मतलब, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मतलब जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स मतलब जो प्रेजेंट नहीं है, जो बन रहे हैं, पहले बनेंगे वो कैसे ना कैसे करके बनेंगे, और फिर वो पोल्यूटेंट्स की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। मेंस में है, क्वेश्चन आएगा एक पक्का, मान के चलो आप, 4 मार्क्स, और बहुत इजी चैप्टर है। हाँ एग्जैक्टली सारा जो आपने बोला नेचुरल और आर्टिफिशियल पोल्यूटेंट्स जैसा ही है, ठीक है। अब देखो सुनो, एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो इन्वायरमेंट के बारे में जानना जरूरी है ना, कि इन्वायरमेंट जो है, क्योंकि ना, अब इन्वायरमेंट जो है वो उसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहले एटमॉस्फेयर, सेकंड हाइड्रोस्फेयर, थर्ड वन लिथोस्फेयर, फोर्थ वन बायोस्फेयर। अगेन एटमॉस्फेयर के भी 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद मीजोस्फेयर, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर। जो थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर आता है, बट जरूरत नहीं वहां तक जाने की, है ना। ट्रोपोस्फेयर मतलब जो 0 से 10 किलोमीटर के बीच में है, सी लेवल से, ग्राउंड लेवल से।
अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर को हम ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, जगह नहीं है वहाँ पे तो साइड में लिख रहा हूँ ना, ओजोनोस्फेयर। तो ये होता है 10 to 50 किलोमीटर के बीच में। मीजो होता है 50 to 85 किलोमीटर के बीच में, और ये होता है 85 to 500 किलोमीटर। ठीक, ये एटमॉस्फेयर के पार्ट्स हो गए। हाइड्रोस्फेयर की बात करें तो हाइड्रोस्फेयर में क्या क्या आता है? हाइड्रोस्फेयर में आता है रिवर हो गया, ओशियन हो गया, है ना, मतलब एनीथिंग विच कंटेन्स वाटर। रिवर हो गया, सी हो गया, ओशियन हो गया, ये सब आएंगे। लिथोस्फेयर में क्या आता है? माउंटेन्स। एंड बायोस्फेयर में आते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, सिंपल सी बात। देखो, एटमॉस्फेयर के जो 4 पार्ट्स है ना, ट्रोपो एंड स्ट्रेटो, तो आपके सिलेबस में 85 to 500 लिखा है बेटा, 85 to 500 किलोमीटर थर्मोस्फेयर में। अच्छा, जो आपके सिलेबस में है वो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का पॉल्यूशन है सिर्फ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। तो कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में? ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ध्यान से देखना। 2 तरीके के होते हैं, एक होता है गैसेस पॉल्यूटेंट्स, एक होता है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। गैसियस पॉल्यूटेंट्स में आ गया सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, H2S, हाइड्रोकार्बन, ये सब। और पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट में आ गया जैसे डस्ट हो गया, मिस्ट हो गया, फ्यूम हो गया, स्मोक हो गया, स्मॉग हो गया, ये सब आएंगे इसमें। ठीक, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स, और इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे यार, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और स्पेशली गैसियस पॉल्यूटेंट्स के बारे में, है ना, गैसियस पॉल्यूटेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये था ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स। हाँ बिल्कुल, ये बोल सकते हो आप, जैसे यार आपको पता ही है ना स्मोक क्या होता है। स्मोक क्या होता है? स्मोक गैसेस है, डस्ट सॉलिड है, तो पार्टिकुलेट जो है वो कुछ भी हो सकता है, उसका फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकता है। देखो, पॉल्यूटेंट्स का फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकता है यार, मैंने सबसे पहले बता दिया। ठीक है, हो जाए तो बता देना।
ओके, आगे चले। देखो, मैं ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूटेंट्स की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। सॉरी, सबसे पहले सल्फर के ऑक्साइड SOX की बात कर रहा हूँ। ये पोल्यूटेंट्स जो है कैसे फॉर्म होता है? व्हेन सल्फर कंटेनिंग fossil fuel is when sulfur containing fossil fuel is burnt in thermal power plant। ठीक है, जब भी ऐसे फ्यूल का कंबशन होगा तो ऑफकोर्स O2 के साथ रिएक्शन करके वो SO2 बनाया ही बनाएगा, बनाएगा ना। ठीक है, क्या होता है SO2 से, क्या क्या होता है? इट कोजेस अस्थमा, इरिटेशन टू आईज, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। ये लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 ये होता है ड्यू टू द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 की वजह से। अगर SO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2। बेटा SOX में SO2 की बात कर रहा हूँ मैं, बट सल्फर के दूसरे ऑक्साइड SO3 भी हो सकता है, क्योंकि SO2 जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है ही, तो SO2 जो है O2 के साथ रिएक्शन करके SO3 भी बना सकता है। SO कैसे होगा यार? SO होता है क्या? कैसी बात कर लेते हो कभी कभी तुम लोग। SO2 या SO3 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ फ्लोर बर्ड्स। ये नहीं समझ में आएगा, बायो स्टूडेंट नहीं हो तो उतना नहीं समझ में आएगा, इसलिए सीधा ध्यान रखना। एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये। देखो SO2 की बात कर रहा था मैं ज़्यादातर, यहाँ पे SO2 जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट O2 के साथ रिएक्शन करके SO3 बनाता है, और जो SO3 बनेगा वो एटमॉस्फेयर में वो वाटर वेपर तो है ही, वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बना लेगा, एसिड बन गया। हाँ, रेन वाटर के साथ एसिड भी जाएगा नीचे, तो एसिड रेन हो गया। अब SO2 का ऑक्सीडेशन सर हर बार होता रहेगा तो SO2 तो बचेगा ही नहीं बेटा। ये रिएक्शन जो है अपने आप नहीं होता है, इसको प्रमोट करते हैं। कौन प्रमोट करता है? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रमोट करता है, तो वो होता है एक तो ओजोन और दूसरा H2O2। एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं, इसको, इस रिएक्शन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये सल्फर का ऑक्साइड हो गया, SO2 की बात कर रहा हूं मैं ज्यादातर, ठीक है। SO3 भी है इसमें, इसलिए मैंने SOX लिखा वहां पे। नेक्स्ट जो है वो है NOx, नाइट्रोजन कंटेनिंग। देखो,
नाइट्रोजन का ऑक्साइड तब बनेगा जब N2, एटमॉस्फेयर में तो N2 प्रेजेंट, और N2 तो बहुत सारा होता है एटमॉस्फेयर में ना, N2 ब्रेक होगा तब जाके ऐसा होगा, N2 ब्रेक हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इतना आसानी से तो नहीं टूटेगा, है ना। इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर, रिक्वायर हाई टेम्परेचर टू ब्रेक। हाँ लाइटनिंग, बिल्कुल बहुत बढ़िया, रुद्र ने सही कहा एकदम। जब लाइटनिंग होता है ना तब ये टूट जाता है, क्योंकि लाइटनिंग में बहुत सारा एनर्जी होता है, लोग भी मर जाते हैं उसमें तो यार, है ना। व्हेन लाइटनिंग अकर्स, ये N2 ब्रेक होता है, ये ओजोन, ऑफ कोर्स ओजोन ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ओजोन ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो ये दोनों मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे, और नाइट्रिक ऑक्साइड बना तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट O2 उसको ऑक्सीडाइज करके NO2 भी बना सकता है, और NO2 एक बार बन गया तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके HNO3 भी बना लेता है। तो एसिड रेन के पीछे ये भी रिस्पॉन्सिबल हो गया, देखो एसिड बन गया ना, तो N2 NO2 बनाने के लिए, NO बनाने के लिए लाइटनिंग होना चाहिए ना, तब जाके N2 ब्रेक होगा, वो कंपाउंड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। एक तो ये हो गया। दूसरा, मोटर व्हीकल्स में होता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, छोटी सी जगह, थोड़ी सी जगह, कंबशन ऑफ फ्यूल इन मोटर व्हीकल। मोटरसाइकिल में स्पार्क प्लग होता है, आपने सुना होगा ना। स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी को गेन करके नाइट्रोजन ब्रेक होता है, नाइट्रोजन ब्रेक होके फिर वो रिएक्शन दिखाता है ना। तो N2 अपने आप नहीं, वो तब जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, स्पार्क प्लग जब स्पार्क प्रोड्यूस करेगा तब। और जब भी स्पार्क प्लग जो होता है वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है यार, नियरली वो 1473 केल्विन के आसपास होता है। इतना टेम्परेचर पे N2 NO में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, नेसेंट नाइट्रोजन नहीं होता बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन होता है सिर्फ। स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग लिखा है गौरांग, सर प्लग लिखा है। हाँ बोल। सर जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो नेसेंट नाइट्रोजन बनता है ना सर? बेटा नेसेंट नाइट्रोजन नहीं बोलेंगे, अच्छा ओके, तो वो सिंगल नाइट्रोजन एटम ओजोन और से, ऑक्स। ओजोन से तो नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है, हमें पता है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन मिलने के बाद भी दूसरा एक स्टेबल मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है ना। सर यस सर। ऐसा नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे ऐसा कि नेसेंट नाइट्रोजन है, नहीं। ठीक है। नेसेंट नाइट्रोजन तब होता है जब ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर नाइट्रोजन फ्री रहता, नाइट्रोजन फ्री रहता तब जाके वो रिएक्शन करता, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आई थिंक ये यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा है। हाँ, NOx में NO और NO2 की बात कर रहा हूँ मैं बाय डिफॉल्ट, और किसी की नहीं। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना।
इफेक्ट्स देखो इसके, इफेक्ट्स क्या क्या है। इट डैमेजेस plant leaves, it decreases rate of photosynthesis, and it causes respiratory disease in children। ठीक, थर्ड हो गया CXHY, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कैसे जनरेट होते हैं ये? बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब डिकम्पोज होते हैं तो हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, बैक्टीरिया दो तरीके का होता है ना, एरोबिक एंड एनारोबिक। एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब जो उनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है ना, और जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना उनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दैट इज़ दी मेन डिफरेंस। सो ये हो गया हाइड्रोकार्बन इन वजह से जनरेट होता है, ये भी एक पॉल्यूटेंट है। इसके क्या क्या इफेक्ट है? ये कार्सिनोजेनिक है ना, मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग, राइट। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं इट लीड्स टू एजिंग ऑफ प्लांट्स, शेडिंग ऑफ लीव्स, flowers, etc. Okay, and the most common pollutant is लिखा नहीं था क्या? हाँ, आप लोगों ने लिखा नहीं था वो? कहाँ तक लिखा था पूरा? तो चलो CXHY से लिखना स्टार्ट करता हूँ वापस से, है ना। उससे पहले किसी ने तो लिखा होगा, वो ग्रुप पे, डॉट ग्रुप पे पोस्ट कर देना, वापस से लिखने में दिक्कत होगी। तो मैं CXHY से वापस से लिख रहा हूँ, है ना, आप लोग भी लिख लो। डिस्कनेक्ट होने पे यही प्रॉब्लम है यार। चलो मैं कोई ना लिख देता हूँ एक बार फिर से ना। गौरव पूरा लिखा क्या? हाँ ठीक है, फिर ठीक है, अच्छा है, ये भी पोस्ट कर दे। मैं बताने वाला था, मैंने हाइड्रोकार्बन वाला पॉइंट लिखा था ना, एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ना वहां पे एक रिएक्शन लिखवानी मेरे को।
जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया ना, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से पता है क्या होता है, मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इतना समझा सभी को? सर हाँ बोलिए सर। सर आप लास्ट में ये लाइन बोल रहे थे कि एंड द मोस्ट कॉमन पोल्यूटर इज, और फिर कट हो गया था आपका आवाज। कार्बन मोनो COX, अब पढ़ने वाले हैं उसको। मोस्ट कॉमन पोल्यूटेंट तो ये है ना, ठीक है, COX। तो ठीक है, रुको एक मिनट। देखो, यहाँ पे मैं बात कार्बन मोनोऑक्साइड की ही कर रहा हूँ, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। कहाँ से रिलीज होता है ये? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, राइट, या कोल, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल हो गया, या फिर फॉसिल फ्यूल्स हो गए, राइट। हाँ, इफेक्ट्स देखो इसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के इफेक्ट क्या है। देखो मेन इफेक्ट इसका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। बट कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, राइट, तो हमारी बॉडी में भी जाएगा। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, इस हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके, हाँ इसका एफिनिटी ज्यादा है ना, हीमोग्लोबिन के लिए इसका एफिनिटी ज्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और यार ये स्टेबल भी है, ये ऑलमोस्ट 300 टाइम्स, 300 टाइम्स मोर स्टेबल, किससे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल है, तो ये बनता है। और अगर ये बन गया तो फिर जो ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ना, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। शब्द, हाँ, ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से सबसे पहले तो हेडेक, हेडेक हो गया, हाँ, वीक आईसाइट, नर्वस हो जाते हैं हम लोग थोड़े, हाँ, सिंपल, ठीक। स्पेशली जो स्मोकिंग करते हैं ना, है ना,
उनकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट, उसका परसेंटेज ज्यादा होता है, सीओ का परसेंटेज ज्यादा होता है। ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सीन ये है कि यार फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और प्रेग्नेंट लेडी अगर स्मोक कर रही है तो उस केस में ऐसा होगा कि ऑफकोर्स उसकी बॉडी में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा होगा और उस वजह से फिर प्रॉब्लम हो सकती है, अबॉर्शन करवाना पड़ सकता है। डिफॉर्म बेबीज, या फिर बोल सकते हैं डिफॉर्म बेबीज मतलब ऐसे एक होता है ना, हम बोलते हैं प्री मेच्योर बर्थ। So the increased amount of CO, carbon monoxide in blood, right? It may leads to spontaneous abortion, premature birth. Okay. लिखने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, आप लोगों ने लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, उसके इफेक्ट भी देख लिए तो काफी है ना, इतना हमने पढ़ लिया, अच्छी बात है। हाँ, कलरलेस होता है बेटा। आगे चले, देखो हो जाए तो बता देना ना यार। ग्लोबल वार्मिंग इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है पहले तो वो देखो, फिर पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैसेस, हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CO2, CH4, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी है। हाँ, तो क्या होता है कि जब भी ये ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट, राइट, इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होता है तो उससे ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर जाता है, राइट, उससे टेम्परेचर राइज कर जाता है, बोल सकते हैं ऐसा। ऊपर से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन आती है ना, तो ऐसा है कि ये गैसेस इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है, उस वजह से भी ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइट, उसे ही बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अरे टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा, राइट, तो जो भी जैसे जो भी कहते हैं ना, ऐसी जगह जहाँ पे बर्फ आइस होता है, राइट, मेल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे तो आइस मेल्ट हो जाता है, आइस
बहुत बहुत आइस है वो मेल्ट हो जाएगा, फिर वहां पे फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, बोल सकते हैं ना, एग्जैक्टली, आइस कैप्स। तो यार ये सब लिखने की जरूरत है क्या? हाँ, एनसीईआरटी में पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। रीजन बता दिया मैंने कि ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो उससे ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है। इस वजह से भी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होते जा रहा है। हाँ, और ये टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, राइट, ऐसे बोल सकते हैं। राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर leads to melting of ice caps, और इसकी वजह से फ्लड के चांसेस होते हैं ना, फ्लडिंग इन लो एरियाज। सिंपल, ठीक है। एक होता है एसिड रेन। एसिड रेन के लिए तो मैंने बताया था आपको ना। अच्छा, नॉर्मल जो रेन वाटर होता है ना, उसका पीएच 5.6 होता है। बट अगर एसिड रेन होगा तो ऑफकोर्स पीएच इससे कम होगा। हम तो ये बोलेंगे कि जब भी रेन वाटर आया, उस रेन वाटर को आप, उस रेन वाटर का पीएच कैलकुलेट करो। अगर 5.6 से कम आया तो पक्का उसको एसिड रेन बोल देंगे। हाँ, क्योंकि नॉर्मल रेन वाटर का पीएच 5.6 होता है। बोल सकते हैं व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर फॉल्स बिलो 5.6 एंड ड्यू, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड। कौन से एसिड, H2SO4 HNO3, जो मैंने बताए थे ना, बन रहे थे अभी पिछले 2-3 पेजेस में मैंने बताया था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट। अच्छा, क्या इफेक्ट होते हैं इसके, एसिड रेन के इफेक्ट क्या क्या है, ध्यान से देखो यार। आपको पता है ना, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके ग्रोथ के लिए जो सोइल होता है ना, उसका एक सुटेबल पीएच होना चाहिए, राइट। बट एसिड रेन की वजह से वो जो सोइल है उसका पीएच चेंज हो जाएगा, तो उससे वो जो प्लांट है वो वैसे ग्रो नहीं कर पाएगा, बोल सकते हैं। सो इट इज हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर। हाँ, अरे बोलो, राइट, इट डैमेजेस aquatic system, right, so it damages aquatic system. And next one is, and the next one is it causes respiratory illness, okay. And last one, जगह नहीं यहाँ पे यार, damages, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ राइट में। damages building made of stone or metal,
Okay, so then right. हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दो यार आज, ठीक है? देख लोगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री समझ आ जाएगा तुम लोगों को बस। सर हाँ हाँ सर बोलिए। सर ऐसा जरूरी है क्या कि नॉर्मल रेन का पीएच 5.6 ही होना नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे ज्यादा भी हो मैंने सकता बोला नहीं, मैंने ये बोला कि नॉर्मल रेन का पीएच अगर उससे कम होगा ना तो एसिड रेन होगा, है? ओके सर। है ना? पीएच 5.6 होता है। अब देखो क्या होता है ना, हम कोई भी डेटा अगर बताते हैं ना तो हम एवरेज वैल्यू बताते हैं। अब ऑफ कोर्स यार इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ना, हर लोकेशन पे जो रेन वाटर है उसका नॉर्मल नॉर्मल रेन वाटर का पीएच 5.6 तो होगा नहीं। हम क्या करते हैं ना, स्टडी करते हैं एंड देन फिर उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ऐसे होता है सब कुछ। तो 5.6 पे हम ऐसे आए। अब ऐसा नहीं कि यार रेन वाटर का पीएच 5.7 हो गया, आप बोलोगे सर ये नॉर्मल नॉर्मल रेन वाटर, नॉर्मल रेन नहीं है, वो भी नॉर्मल रेन है, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 5.6 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एसिडिक है वो। और ज्यादा कम हो गया तो फिर हम उसे एसिड रेन बोलेंगे, ठीक है? सो आई थिंक यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा आप लोगों ने ऐसा सुना होगा ताजमहल के बारे में कि वो येलो हो रहा है धीरे धीरे, या थोड़ा येलो दिखता है, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल, व्हाइट मार्बल, जब H2SO4 कहाँ से आया? वही सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल जलेगा, SO3 बनेगा, SO3 वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाएगा, H2SO4 पानी के साथ नीचे आ जाएगा, रेन वाटर। ये H2SO4 के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो कुछ अमाउंट में कैल्शियम सल्फेट बनता है। इस वजह से कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से हम बोलते हैं कि थोड़ा येलोनेस आ गया ताजमहल में ना। बाकी तो प्रोडक्ट आपको समझदार हो, बाकी प्रोडक्ट तो पता ही है। H2CO3 लिख दूं या H2+CO2 लिख दूं, है ना? अरे बिल्कुल, आप बोल रहे हो कि इसको, इस येलोनेस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं यार। जो व्हाइट मार्बल है उसके ऊपर कुछ ऐसा लेयर हो कि वो डायरेक्टली H2SO4 उसके कांटेक्ट में ना आए, तो ये फॉर्मेशन ही नहीं होगा। हाँ, तो ऐसा कोई मटेरियल, ऐसे कोई कंपाउंड का पेस्ट लगा दो जिससे ब्राइटनेस भी मेंटेन रहे और H2SO4 का कांटेक्ट ब्रेक हो जाए कैल्शियम कार्बोनेट से। हाँ, सिंपल सी बात है ना। ये बनेगा नहीं तो फिर येलोनेस आएगा ही नहीं, टेंशन खत्म। तो यार अब तक एक बात बताओ, मैंने वो ग्लोबल वार्मिंग वाला और ये एसिड रेन को साइड में हटा दो, तो हमने गैसियस पॉल्यूटेंट्स को पढ़ा अच्छे से, पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट्स को नहीं पढ़ा अभी तक, सिर्फ गैसियस पॉल्यूटेंट्स को पढ़ा, राइट? तो अभी पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट को भी पढ़ लेते हैं, हाँ, राइट? पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, बेटा H2S is already available
H2S जो है वो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 बनाएगा। और H2S तो ऑलरेडी पॉइजनस। H2S का स्मेल कैसा होता है? हाँ, H2S का स्मेल कैसा होता है? रोटन एग स्मेल होता है, सही बात है। कुछ रिएक्शन में H2S कैटालिस्ट की तरह भी काम करता है। H2S का रिएक्शन जब O2 के साथ होता है, सल्फर का ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा है, वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 बनाएगा, ये SO3 बनाएगा। और SO2 SO3 आपको पता ही है उससे क्या क्या होता है। लो कंसंट्रेशन से क्या होता है? इरिटेशन टू आईज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। और हाई कंसंट्रेशन से क्या होता है? स्टिफनेस ऑफ फ्लोर बर्ड्स। याद होना चाहिए एकदम सब कुछ, ठीक है। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, ठीक है, दो तरीके के होते हैं। वायबल, नॉन वायबल। ये वायबल पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? जो जनरली स्मॉल साइज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, स्मॉल साइज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गया, फंगाई हो गया, मोल्ड हो गया, एल्गी, ये सब। और नॉन वायबल में तो आप लोग जानते ही हैं, स्मोक। स्मोक कहाँ से मिलता है? अरे स्मोक, कौन सा स्मोक? सिगरेट स्मोक? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बताओ। ऑटोमोबाइल से? हम्म, नहीं। सिगरेट स्मोक, अरे ठीक है ना, यहाँ तक सही चल रहा है। अच्छा, लास्ट, अच्छा लास्ट पेज पे जाना है क्या? ठीक है, ये देखिए। सर हाँ दोस्तों बोल। सर आपको मेरा चैट दिखाई पड़ रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा? एक दिखाई मिनट दे रहा है या रुकना। नहीं? दिखाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है का मतलब सेम ही होता है यार। आर यू एबल टू रीड माय चैट? ये तेरा ही है ना? हाँ सर, हाँ। अरे बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं यार, ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ बोलो, क्या अब क्या पूछना चाहते हो आप? सर वायबल नॉन वायबल का मीनिंग क्या था? अरे ये सब किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है पहले तो ये बता दूं। ये साइज और उनके नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। हाँ, वायबल, नॉन वायबल, सिंपल सी बात है, देख क्लासिफिकेशन देख के पता चल रहा है। अच्छा, क्लासिफिकेशन मैंने सब कुछ लिखा ही नहीं है। स्मोक, डस्ट, मिस्ट, ये सब बताया ना।
स्मॉल साइज लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये इनके इफेक्ट के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया, मैं ऐसा बोलूंगा। ठीक है, इनके साइज के बेसिस पे, इनके नेचर के बेसिस पे, जैसे मैंने मेन रीजन बोला कि ये क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन साइज एंड द नेचर ऑफ पोल्यूटेंट्स। ऐसा देखो आप। ठीक, तो स्मोक का एग्जांपल समझा सभी को? हाँ, सिगरेट स्मोक हो गया, ऑयल स्मोक हो गया, डस्ट, डस्ट कैसे आता है एटमॉस्फेयर में यार, पता ही है ना, स्टोन जो होते हैं उनका क्रशिंग करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल रह जाते हैं एटमॉस्फेयर में, है ना, क्रशिंग ऑफ स्टोन। उसके अलावा डस्ट ऑफ वुड, राइट, फर्नीचर शॉप पे आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, सीमेंट पार्टिकल्स यार, सीमेंट इंडस्ट्री में, ये सब डस्ट पॉल्यूटेंट्स ही तो है। हाँ, मिस्ट क्या होता है, आपने देखा होगा हम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं ना, तो वो जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना वो वही रह जाते हैं, एटमोसफेयर में रह जाते हैं वो, तो वो भी एक तरीके से पॉल्यूटेंट्स ही है। हाँ, पेस्टिसाइड स्प्रे। हाँ, और लास्ट है फ्यूम। फ्यूम हम किसे बोलते हैं, ध्यान से सुनना। फ्यूम बोलते हैं हम कंडेंसेशन ऑफ वेपर, जगह नहीं है यहाँ पे, इधर लिख रहा हूं, ड्यूरिंग बॉइलिंग, ड्यूरिंग बॉइलिंग, डिस्टिलेशन। हाँ, डिस्टिलेशन से समझ में आएगा, बॉइल किया कूल किया, बॉइल किया कूल किया, बॉइल किया कूल किया, राइट। ऐसा करने से जो वेपर है कंडेंस होता है, उसे हम फ्यूम बोलते हैं, फ्यूम्स बोलते हैं। तो फ्यूम्स, मिस्ट, डस्ट, स्मोक, ये सब क्या हो गए, नॉन वायबल या फिर पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हो गए। फ्यूम्स के एग्जांपल यार जगह नहीं है तो इधर लिख रहा हूं, मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये पार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स देखो, इससे पहले गैसेस पॉल्यूटेंट्स थे, वो तो गैसेस हैं सभी। ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, इन ये साइज के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। अगर इनका साइज 5 माइक्रोन से ज्यादा है तो ब्रीथिंग के टाइम पे ये हमारे नाक में फंस जाएंगे। बट अगर मान लो 5 माइक्रोन से कम है, लाइक 1 माइक्रोन हो गया, तो फिर वो हमारी बॉडी में चले जाएंगे, इजीली लंग्स तक पहुंच जाएंगे। साइज पार्टिकल का साइज कम होगा तो, है ना, मतलब 5 माइक्रोन के आसपास है तो ऑफकोर्स वो नाक में फंस जाएगा, बट अगर उससे ज्यादा कम है ना, 1 माइक्रोन के आसपास, तो डायरेक्टली लंग्स में चले जाएगा वो। बताऊंगा यार, इतना तो लिखो, नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा वो मैं, ये तो लिखो तुम। बेटा फ्यूम्स का एग्जांपल है मेटालिक, मेटल एंड मेटल ऑक्साइड्स। जैसे मेटल ऑक्साइड्स, हम ये लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा, रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो। ये 5 माइक्रोन, 1 माइक्रोन जो भी बोला, रिपीट, आई विल रिपीट इट अगेन बेटा, डोंट वरी। हाँ, ये आपको पता है ना, कुछ मेटल ऑक्साइड वोलेटाइल होते हैं, कंडेंस किया फिर बॉइल किया, कंडेंस किया, उस टाइम पे फ्यूम्स का फॉर्मेशन होता है। हो जाएगा, बता देना।
सर फ्यूम्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो नहीं समझ रहा हूँ। बेटा फ्यूम्स, मैं वही तो बता रहा हूँ, कंबशन के टाइम पे ही, है ना, कंबशन के टाइम पे ही कुछ वेपर जो है वो कंडेंस भी होता है। और जब ऑफ कोर्स बॉइलिंग के टाइम पे जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ वेपर मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं, वो फॉर्म करते हैं फ्यूम्स को। जब वो कंडेंस होते हैं उसे हम फ्यूम्स बोलते हैं। ठीक है ना, मैंने क्लियरली लिखा है ड्यूरिंग बॉइलिंग। ठीक है, तो देखो, अच्छा लिख लो। ठीक है, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स की बात कर रहा हूँ। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स का साइज अगर 5 माइक्रोन से ज्यादा है, हाँ, they are likely to lodge in the cell. Particles of about 1 micron enters into VASAL, enters into lungs easily. नोज एरिया, यार नोज एरिया की बात कर रहे हैं वहां पे हम लोग। अच्छा स्मोग रह गया है अभी, हाँ,
स्मोक होता है स्मोक प्लस फोग, इसको स्मोक बोलते हैं हम लोग। और इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ा जाएगा, अच्छे से पढ़ा जाएगा, ठीक है। पढ़ेंगे अच्छे से, क्या करें। दो तरीके का स्मोक होता है, एक होता है क्लासिकल क्लासिकल स्मोक, एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक। अच्छा, क्लासिकल स्मोक को आप लंदन स्मोक भी बोलते हैं, एंड फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजलिस स्मोक भी बोलते हैं। जगह के नाम से इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ दोनों जगह की जो वेदर कंडीशन है वो डिफरेंट होती है ना, वेदर कंडीशन के बेसिस पे लिखा गया है ये सब। क्लासिकल स्मोक, इट अकर्स इन कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। आप इसकी बात करोगे फोटोकेमिकल की तो थोड़ा ड्राई क्लाइमेट में। वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, ओके। अच्छा, इसमें क्लासिकल स्मोक में क्या होता है, इट कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, contains oxides of sulfur, and the next one, photochemical smoke, contains oxides of nitrogen। अच्छा, क्लासिकल स्मोक में कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, इट कंटेन्स प्राइमरी पोल्यूटेंट्स and it contains second one, photochemical contains secondary pollutants। हाँ, जो क्लासिकल स्मोक होता है इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, रिड्यूसिंग नेचर के होता है इसलिए इसको रिड्यूसिंग स्मोक भी बोलते हैं। और अगर आप फोटोकेमिकल स्मोक की बात करोगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होता है, ठीक है। हाँ, देखो, हो गया।
हो गया ना बेटा। फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में थोड़ी बात करेंगे हम लोग। क्लासिकल स्मोक के बारे में इतना ही था, फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में बात करेंगे थोड़ा। तो नेक्स्ट पेज पे मैं सिर्फ राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ ना कि ऑफ कोर्स फोटोकेमिकल स्मोक में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड करते क्या आपको पता है, NO2 गैस होता है। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ओजोन का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये ओजोन क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर से ऑक्सीडाइज कर देता है NO2 में। अरे NO2 से स्टार्ट हुआ, घूम फिर के NO2 ही बन गया। NO2 को हटा नहीं सकते आप लोग, इसका मतलब कैसे नहीं कैसे वो बनता ही रहेगा, है ना, बनता रहेगा ना। यार ये क्या है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब NO2 एंड ओजोन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and these compound react with unburnt hydrocarbon hydrocarbon to produce formaldehyde PAN। अच्छा PAN का नाम पता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, बता चुका हूँ ना, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। कैसा होता है ये, एसिटाइल ये ग्रुप हो गया, परऑक्सी मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड आएगा, और नाइट्रेट मतलब NO2 तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गया परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया। अच्छा, फोटोकेमिकल स्मोक के क्या क्या इफेक्ट है? सिंपल, इरिटेशन टू आईज, it affects respiratory system, it can damage plant life। ठीक है, इतना काफी है यार। NCERT पढ़ना थोड़ा फोटोकेमिकल स्मोक के लिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, और वही मिलेगा जो पढ़ा है, देख लेना, पहली बार पढ़ना जरूर। सर क्लासिकल स्मोक के लिए नहीं है कुछ? क्लासिकल स्मोक में सल्फर कंटेनिंग ऑक्साइड आ गया ना, तो SO2 क्या क्या करता है वो सब आएगा इसमें। हाँ, जैसे NO2 क्या क्या करता था वो सब इसमें आया। बताया था ना, NO2 हाँ फोटोसिंथेसिस के रेट को कम कर देता है। तो वही बात आ गई, देख प्लांट लाइफ को डैमेज कर दिया, वही सब लिख दिया ना यहाँ पे। जब लिखा ना मैंने कि यार फोटोकेमिकल स्मोक में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, तो जो NO2 करेगा वो सब यहाँ पे आएगा। तो क्लासिकल स्मोक में वो सल्फर SOX वाला आ जाएगा, लिखा था ना, स्टिफनेस ऑफ फ्लोर बर्ड्स। हाँ सर, वो सब अभी वापस लिखने की जरूरत नहीं ना। हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। स्ट्रेटोस्फेयर बताया था ना मैंने, स्ट्रेटोस्फेयर, उसको ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं। तो अभी ओजोनोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे।
हो गया? हाँ, आगे बेटा 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर हमारा हमारा जो पोर्शन है, मतलब दो मतलब कल ही खत्म हो जाएगा यार फिर तो। फिर हमारा जो डिस्कशन है ना, मेरा जो ट्रैक था वो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर हम रिवीजन लेक्चर्स रखेंगे। बायोमोलिक्यूल पढ़ा दिया सर ने, तो सर पढ़ा Yes. देंगे बायोमोलिक्यूल पॉलीमर। टेंशन मत लो, वो सर का ट्रैक है ना, मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता उसमें जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आते। मुझे बोल देंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, है ना, बात ऐसी है। सो हाँ, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। अच्छा, आप लोगों के ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं आया था क्या कि सेंटर पे आप लोग विजिट कर सकते हैं फॉर सेल्फ स्टडी एंड ऑल? हाँ, आया था ना? हाँ यस, 11th का रिवीजन भी होगा, बिल्कुल होगा। रिवीजन तो है ही यार, बिना रिवीजन के थोड़ी कुछ होता है। प्रॉपर रिवीजन क्लासेस लगेगी, हर एक चैप्टर नहीं बट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, और जो चैप्टर्स रिक्वायर्ड है अब ये आप लोगों से पूछा जाएगा, फिर रिवाइज करवाते हैं। और रिवीजन में क्या होता है ना कि ऐसे जैसे कहानी पहले सुनाया था वैसे नहीं सुनाते ना बेटा, एग्जाम्पल ज्यादा करवाते हैं, एग्जाम्पल से समझाया जाता है, नए एग्जाम्पल्स करवाते हैं थोड़े फ्रेश एकदम। हाँ, तो जब भी क्लासेस होगी रिवीजन क्लासेस तो अटेंड करना, थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि यार पढ़ा हुआ है मेरा, बट फिर भी मजा तो आएगा, देखना कुछ एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे होंगे तो। ठीक है, तो ओजोनोस्फेयर यार, ओजोनोस्फेयर की बात करते हैं। ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है इसमें, और ओजोन लेयर क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, राइट। अदरवाइज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधा हमारे कांटेक्ट में आता, स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, राइट। अब ये ओजोन लेयर जो है ना, इसका डिप्लीशन हो रहा है, तो ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, सीधा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे कांटेक्ट में आएगा। कौन कर रहा है ओजोन लेयर डिप्लीशन? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसी और रेफ्रिजरेटर में होते हैं ना, हाँ, ये सब कैसे कर रहे हैं ये बताता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, ये समझाता हूं मैं आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन में। ये जो मेन रीजन है इनके पीछे वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाँ, जिनको फ्रेयॉन्स भी बोलते हैं। किसमें होते हैं ये? यूज्ड इन एसी या फ्रिज, लिख दो सीधा यार, रेफ्रिजरेटर फ्रिज बात तो एक ही। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, चलो इसके दो एग्जांपल लिख देता हूँ मैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, जो एनसीईआरटी में लिखे हुए वही मैं लिख रहा हूँ। CF2Cl2 एंड CFCl3। पता है क्या होता है? दोनों को देख लेते हैं अलग से, CF2Cl2 को और CFCl3 दोनों को देख लेते हैं। होता क्या है कि सनलाइट की प्रेजेंस में, हाँ, सनलाइट की प्रेजेंस में ये कार्बन और क्लोरीन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि कार्बन क्लोरीन का ही बॉन्ड वीक है, फ्लोरीन वाला तो स्ट्रॉन्ग है ना। फ्लो और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं, क्लोरीन रेडिकल बन गया।
ये क्लोरीन रेडिकल क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्शन करके उसे O2 में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यार ये जो ClO रेडिकल बना है ना, ये बहुत स्मार्ट है। ये क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Cl रेडिकल फिर से जनरेट कर देता है, और फिर से Cl रेडिकल क्या करेगा, ओजोन को O2 में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं है। मतलब एक अकेला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अकेला फ्रीऑन थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक अकेला। समझ रहे हो? इधर भी ऐसा ही सीन होगा कि CfCl3 है, तो यहाँ पे अगर HNO की प्रेजेंस में क्या होगा, ये CfCl2 रेडिकल बनेगा और यहाँ पे Cl रेडिकल बनेगा। और आगे की कहानी तो सेम है ही दोनों जगह, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आप लोग स्मार्ट है। ठीक है, कहानी क्लियर है ना? तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ यार कि 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैन डिस्ट्रॉय thousands of ozone molecule, राइट? हाँ या ना, इतना बोलो। पर फिर ये तो कभी मिट नहीं पाएगा ना। बिल्कुल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये तो हो ही रहा है, डिप्लीशन तो हो ही रहा है यार, ये तो नेचुरली हो रहा है। हाँ, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब तो क्या है, ये सब तो यूज होंगे ही ना एसी रेफ्रिजरेटर में, हर कोई यूज करता है। रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट बोलते हैं ना इनको। हम्म हम्म। क्या प्रॉब्लम होगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन से होगा क्या, ये बताओ? सीधा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे कांटेक्ट में आएगा, है ना, वो डैमेज कर सकता है कॉर्निया को, कॉर्निया या एंड लेंस ऑफ द आई, राइट? टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, फिर उससे डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर अगर ओजोन रेडिएशन सीधा आएगा तो अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन डैमेजेस द कॉर्निया एंड लेंस ऑफ द आई, राइट? हाँ, समझ रहे हो ना? चलिए अच्छी बात है, लिखो इतना, फिर आगे चलते हैं। लिखा सभी ने? देखो, छोटा सा ओजोन लेयर से रिलेटेड है, ओजोन ओजोन होल इन अंटार्कटिका। यार ऐसा सितंबर और अक्टूबर में होता है हर साल। ओजोन होल डेवलप होता है अंटार्कटिका में, कैसे होता है समझाऊंगा। क्योंकि वहां पे थोड़ा क्लाइमेट कंडीशन डिफरेंट है, समर एंड विंटर
में क्या क्या होता है वो देखो पहले तो। इन विंटर देखो यार, अल्टीमेटली सीएलओ रेडिकल बन रहा है ना, आपको पिछले पेज में बताया ना मैंने। वो सीएलओ रेडिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिर से सीएल रेडिकल जनरेट कर देगा और काम चलता रहेगा। अगर वो सीएलओ रेडिकल कैसे करके खत्म हो जाए तो मजा आ जाए, फिर टेंशन नहीं है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन से हम बच जाएंगे, वो ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं होगा। तो उस सीएलओ रेडिकल को हमें बिजी करना है किसी और रिएक्शन में। तो क्या होता है समर में, समर कंडीशन में अंटार्कटिका में NO2 एंड मीथेन इसका अमाउंट ज्यादा होता है। उस केस में क्या होता है, ये सीएलओ रेडिकल जो है वो NO2 के साथ रिएक्शन करके सीएलओ NO2 गैस बना लेता है, मतलब बिजी हो गया। और जो सीएलओ रेडिकल है वो मीथेन के साथ रिएक्शन करके CH3 रेडिकल बना रहा है। ठीक है, CH3 रेडिकल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, Cl रेडिकल नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं, ऐसा बोल सकते हैं दिस प्रिवेंट्स ओजोन लेयर डिप्लीशन, राइट। एंड विंटर में क्या होता है, विंटर में क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड जो है फॉर्म होता है। विंटर में क्या है, ऐसा बोला जाता है इन विंटर स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड्स, जिसको हम बोलते हैं पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड्स आर फॉर्म विंटर में, है ना। उसके अंदर एसिड होता है। स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड्स आर फॉर्म which contains nitric acid, nitric acid trihydrate, मतलब HNO3.3H2। तो होगा क्या कि ClO रेडिकल रिएक्ट्स विद NO2। NO2 तो है ही बाय डिफॉल्ट एटमॉस्फेयर में, ClO NO2 बन ही रहा है। ये जो ClO NO2 बन रहा है ये एसिड के साथ HNO3 है, HCl भी हो सकता है ना। HCl लिख लो, थोड़ा चीजें क्लियर होगी वहां से। ClO NO2 है, HCl के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाएगा, प्लस Cl2 बनाएगा। सही है, Cl2 बन रहा है ना यार, क्लोरीन रेडिकल थोड़ी बन रहा है। क्लोरीन रेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, Cl2 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Cl2, लेकिन Cl2 Cl रेडिकल बना सकता है जब भी उसको थोड़ा लाइट मिलेगा। स्प्रिंग सीजन में, है ना, समर में क्या होगा, ऑफकोर्स वो क्लोरीन रेडिकल फिर से Cl2 क्लोरीन रेडिकल बना देगा। विंटर में तो ऐसा होता नहीं है ना, Cl2 बन गया। ये जो ClO NO2 है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके, ऑफकोर्स वाटर के साथ रिएक्शन करके HOCl प्लस HNO3 बना लेता है। तो इस वजह से स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड जो है फॉर्म होते हैं। ये रिएक्शन जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि विंटर में क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड बनते हैं। क्यों स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड बनते हैं जिसमें HNO3 होता है। HNO3 क्यों बन रहा है कि अगर जो ClO रेडिकल बना है वो NO2, एटमोस्फेयर में NO2 तो होगा ही, चाहे समर हो चाहे विंटर हो। तो उसने जो गैस बनाया वो गैस क्या करेगा, या तो H2O के साथ रिएक्शन करके या HCl के साथ रिएक्शन करके HNO3 बनाएगा। दोनों HNO3 बना रहे हैं, मतलब HNO3 का अमाउंट ज्यादा होगा, है ना, विंटर में। ये जो
ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना HOCl और Cl2, इनसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि ये मॉलिक्यूल अगर एटमॉस्फेयर में रह गए थोड़े टाइम के लिए, और विंटर के बाद फिर स्प्रिंग सीजन आता है और फिर समर आता है, तो समर सीजन में क्या होगा, ये Cl2 मॉलिक्यूल अगर रह गया तो ये तो ब्रेक हो जाएगा Cl रेडिकल में, तो फिर से काम स्टार्ट कर देगा अपना, कर देगा ना। अरे सर आप प्लीज विंटर स्टार्टिंग से रिपीट कर सकते हो? बेटा विंटर में सिंपल सी लाइन है, 2 बार 3 बार पहले ही बोल दिया यार, और सीधा लिखा हुआ तो है। स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड बनते हैं विंटर में, उसमें HNO3 होता है ज्यादा अमाउंट में। HNO3 कहाँ से आया, दोनों रिएक्शन लिखी मैंने, दिखाई। ये जो ClO NO2 बनता है ना, वो HNO3 में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ आइदर एसिड और H2O। गॉट इट? सिंपल। ओजोन लेयर डिप्लीशन के इफेक्ट बताने की जरूरत है क्या? हो गया, आई डैमेज कर सकता है, और क्या क्या बताए। अगर सीधा इतना टेम्परेचर सीधा एटमोस्फेयर पे सीधा आएगा, ग्राउंड लेवल पे, तो जो भी वाटर है वाटर वेपराइज हो जाएगा यार। हाँ, पूरा एग्रीकल्चर अफेक्ट हो जाएगा ना। फिर तो हमें तो जरूरत है एग्रीकल्चर में वाटर की, वो वाटर वेपराइज हो जाएगा तो फिर पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा। स्किन कैंसर बताया मैंने, आई डैमेज बताया, एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में बताया, ये सब रीजन है, ये सब इफेक्ट्स है ओजोन लेयर डिप्लीशन के। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे सब समझ में आएगा। ठीक है गौरंग, एक बार ट्राई करो वापस से। ठीक है, सो सर HOCl और Cl2 को सर्कल क्यों किया? क्योंकि अगर वो एटमॉस्फेयर में रह गया ना बहुत टाइम के लिए, तो विंटर के बाद जब समर सीजन आएगा ना, तो ये दोनों अपना काम दिखा देंगे। फिर पता है फिर क्या होगा, इसको थोड़ा सा सनलाइट मिला, ये क्लोरीन रेडिकल बना देगा, और HCl को थोड़ा सनलाइट मिला, ये OH रेडिकल प्लस Cl रेडिकल बना देगा। प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर। एक बार Cl रेडिकल बन गया फिर तो वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देगा ना यार। इसलिए सुना करो, जो मैं बोलता हूँ सुना करो। बोलता बहुत हूं मैं, सुनते नहीं हो तुम लोग। लास्ट पेज, ओके, सॉरी। कितना कुछ पढ़ लिया यार हमने। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब वाटर पोल्यूशन बचा है और सॉइल पोल्यूशन बचा है। तो वाटर पोल्यूशन देख लो अभी, है ना। ठीक है गौरंग, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और देख लेना। अभी वैसे भी चलो वाटर पोल्यूशन के बारे में देखो फिर। यार ये चैप्टर ऐसा है ना कि पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे पढ़ा दिया, खुद भी पढ़ते तो भी समझ जाते। थ्योरेटिकली तो है। हाँ, देखो वाटर पोल्यूशन जो है ना, इसके सोर्स क्या है? दो सोर्स हो गए। एक तो होता पॉइंट सोर्स, एक होता नॉन पॉइंट सोर्स। अब इसका क्या मतलब है? मतलब जो आप ये बता पाए कि पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है। हाँ, पोल्यूशन का सोर्स, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सोर्स या फिर
प्लेस ऑफ पोल्यूशन अगर आप बता पाए तो फिर वो पॉइंट सोर्स होगा, है ना। जैसे हमें पता है कि यार इंडस्ट्रीज में जो आउटलेट होता है ना, इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट लिक्विड होता है उसका डिस्चार्ज, हमें पता है कि हाँ यार ये वाटर जो है ये इस प्रॉपर इंडस्ट्री से, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से आ रहा है। हाँ, इसका एग्जांपल जैसे लिख सकते हैं ना, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप। नॉन पॉइंट सोर्स में प्रॉब्लम है, कहाँ से आया पता नहीं यार, एसिड ड्रेन से आ सकता है, बहुत सारे रीजन है। हाँ, उसके अलावा स्ट्रीट से, पार्किंग लॉट्स हो गया, है ना, वाटर ड्रेनेज, इसके पीछे क्या ही लिखूं मैं। फ्रॉम स्ट्रीट्स, सिंपल। ये वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हैं और उनके सोर्स क्या हैं वो देखो आप। तो वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हैं और उनके सोर्स क्या है। चले देखो, पहले इधर पॉल्यूटेंट्स लिख लेता हूं मैं, इधर सोर्स लिख लेता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स हो गया, डोमेस्टिक सीवेज। ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट इज, इसका भी वही डोमेस्टिक सीवेज हो गया, एनिमल सीवेज हो गया, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हैवी मेटल्स, कहाँ से आता है हैवी मेटल्स, जनरली हैवी मेटल्स ये सब आता है इंडस्ट्री से, केमिकल फैक्ट्री से, केमिकल फैक्ट्री लिख दो, ठीक है। पेस्टिसाइड्स, केमिकल जो यूज करते हैं ना, केमिकल यूज्ड इन एग्रीकल्चर या केमिकल यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट्स। हाँ, कुछ कुछ तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी होते हैं यार, यूरेनियम। हाँ, यूरेनियम कंटेनिंग मिनरल्स जो होते हैं ना, उनके माइनिंग में, माइनिंग ऑफ यूरेनियम कंटेनिंग मिनरल्स, और हीट इंपॉर्टेंट है। कौन सा हीट सोर्स क्या है, अरे इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री में जो कूल मतलब कोल्ड वाटर यूज किया जाता है ना, वो कोल्ड वाटर इंडस्ट्री में सर्कुलेट होता है और फाइनली जब उसको डिस्चार्ज करते हैं तो वो हॉट वाटर, मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, हॉट वाटर में कन्वर्ट हो चुका होता है वो, उसका टेम्परेचर बढ़ चुका होता है। हाँ,
यार इसका सोर्स मैं यहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है, तो मैं लिख रहा हूँ कि कूलिंग वाटर यूज्ड इन इंडस्ट्री और विच इज डिस्चार्ज्ड एज हॉट वाटर, ऐसे लिख दो। यहीं पे लिख नहीं पाऊंगा, यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिख देना विच इज डिस्चार्ज, विच इज डिस्चार्ज एज हॉट वाटर। ठीक है, बस इतना काफी। और क्या, और तो क्या ही है। ठीक है ना, बस इतना ही पढ़ेंगे आज। बाकी बचा हुआ पोर्शन थर्मोकेमिस्ट्री, इसका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का कल पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात और बता देना मुझे यार, मॉड्यूल में एक्सरसाइज दिया है क्या, मॉड्यूल में चैप्टर दिया है क्या, देख के बताना। यही मैं पूछ रहा हूँ ना, आप लोगों ने पूछा विच यूनिट, क्योंकि मुझे भी ऐसा ये मॉड्यूल यार, ये चैप्टर एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाता है, मॉड्यूल में नहीं है वो, एटलीस्ट आईआईटी के मॉड्यूल में तो नहीं है। क्या पता लेटेस्ट मॉड्यूल में हो, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा। तो राइट, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन आते हैं क्या? अरे बिल्कुल मेंस में यार, मेंस में आते हैं, एडवांस में नहीं। आ मेंस सकता है। आएगा सीधा, मेंस में ये आया था सीधा क्वेश्चन, स्टिफनेस ऑफ फ्लोर बट्स वाला, 1-2 साल पहले एनटीए ने बनाया था, तब डायरेक्टली आया था कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 लीड्स टू, ऑप्शन थे उसमें, ये सब भी था, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, बट वो तो लो कंसंट्रेशन से होता है। राइट, अरे छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं यार इस चैप्टर में, बट ये है कि क्वेश्चन अगर पता है ना तो सीधा +4 मार्क्स मिलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। ये सब चैप्टर क्या है, कुछ स्टूडेंट ये सब चैप्टर को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं ना, पढ़ के नहीं जाते हैं, तो जबकि ये सबसे मार्क्स में अच्छा खासा डिफरेंस आता है। जैसे ये हो गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हो गया सरफेस केमिस्ट्री, हो गया ये चैप्टर, इन तीनों से मिला के 2-3 क्वेश्चन भी आ गए ना, बहुत है यार, यही बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और मेंस में तो है पक्का, मॉड्यूल में नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ, मॉड्यूल नहीं है, टेंशन मत लो। एक काम करेंगे, क्वेश्चंस मैं ही पूछ लूंगा, है ना, मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो इसके आप लोगों से पूछूंगा। कल वही काम करेंगे हम क्लास में, चैप्टर खत्म करने के बाद थोड़ा टाइम बचेगा तो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के। ओके, सो मिलते हैं।